MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है और वक्त हो चुका है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो का। दर्शकों, आज इस शो में हमारे साथ भोपाल से सहयोगी हमारे संवाददाता सत्य विजय जुड़ गए हैं और आज सबसे पहले हम शुरुआत उस खबर के साथ करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल लाकर रख दिया है। दरअसल मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसने यूपी की सियासत का पारा बढ़ा दिया है। दरअसल हुआ ये कि योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर ये कहा कि बाबरी कयामत तक भी नहीं बनेगी और कायदे में रहने के फायदे भी गिनवाए। इसी बीच आपको मैं बता दूं कि जैसे ये कयामत वाला बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया, फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मैदान में उतर आए। अब दोनों के बीच जुबानी जंग कैसे हुई वो सुनवाते हैं। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाए। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। और चलिए दर्शकों, अब आपको बता देते हैं कि राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी में एक गाड़ी के अंदर 3 शव मिलते हैं, जिसके बाद से इस खबर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा अनाया के पास चलते हैं। अनाया, ओवर टू यू। पूरी जानकारी बताइए दर्शकों को। बिल्कुल प्रियंका, देखिए दिल्ली में पीरागढ़ी में 3 दिन पहले, माफ कीजिएगा 2 दिन पहले 3 लोगों की लाश मिली थी गाड़ी में और इस पर पूरा मामला जो है पुलिस ने शुरू भी कर दिया, छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के जो केस है दर्ज करने के बाद इस पर छानबीन जब शुरू हुई है तो जो सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। जो CCTV फुटेज खंगाले गए हैं उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्होंने इस केस को 360 डिग्री घुमा दिया है, इस केस को पूरा ही पलट दिया है। दरअसल अब सवाल ये भी उठ रहे हैं इस पूरे सबूत सामने आने के बाद कि क्या तंत्र मंत्र की क्रिया ने इन तीनों की जान ली है, क्योंकि फुटेज में ये तमाम चीजें दिखाई दी हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या तांत्रिक ने, क्या तंत्र मंत्र ने ही इन तीनों को मौत के घाट पे उतारा है? तो ये तांत्रिक कौन है आखिरकार जिसने ये पूरे क्रियाक्रम को किया है और अब तांत्रिक सवालों के घेरे में भी है? ये क्या है पूरी खबर? जानकारी के लिए आप देखिए इस रिपोर्ट को। पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास खड़ी एक कार में 3 लोगों के शव मिलने की जांच एक तांत्रिक पर आकर ठहर गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तंत्र मंत्र के चक्कर में रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी की मौत हुई? क्या राजधानी में तांत्रिकों का बोलबाला है? साल 2018 का दिल्ली का बुराड़ी कांड लोग अभी भूले भी नहीं थे, जहां एक ही परिवार के 11 लोगों की जान तंत्र मंत्र के चक्कर में चली गई थी।
सभी 11 लोग अपने घर में मृत पाए गए थे। अब दिल्ली के पीरागढ़ी में 3 लोगों की मौत भी तंत्र मंत्र के इर्द गिर्द घूम रही है। पीरागढ़ी में 3 लोगों की मौत मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो अधिकारियों के होश उड़ गए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में 3 लोगों के साथ एक तांत्रिक दिखा है। दावा है शिव नरेश, रणधीर और लक्ष्मी 8 फरवरी की सुबह सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी इलाके में एक तांत्रिक से मिलने के लिए गए थे। जांच में सामने आया है कि सबसे पहले शिव नरेश अपनी बाइक से नजफगढ़ इलाके के बपराला गांव में रणधीर के घर गया। अपनी बाइक खड़ी करके वो और रणधीर गाड़ी में निकले और रास्ते में शिव नरेश की करीबी लक्ष्मी को भी साथ ले लिया। इसके बाद तीनों ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक तांत्रिक से मुलाकात की। दावा है कि तांत्रिक गाड़ी में तीनों के साथ भी बैठा नजर आया है। पुलिस तांत्रिक से पूछताछ कर रही है। और उसमें एक हमें क्लू और लग रहा है कि आगे वाली सीट खाली क्यों है, उस पर कौन व्यक्ति बैठा था, तो उसके बारे में पुलिस अच्छे से जांच करे। और क्योंकि वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी के मामले में कहीं थोड़ा ऊंच नीच मामला हुआ हो, जिससे कहीं डिस्टर्बेंस हुआ हो या प्रॉपर्टी का कोई बड़ा लेन देन हो, उसके चक्कर में उनकी हत्या कर दी गई हो। जिस गाड़ी में रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी मृत पाए गए, उस गाड़ी में शराब की बोतलें और उल्टी के निशान मिले हैं। शक की सुई तांत्रिक पर ही घूम रही है, इसलिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्या तांत्रिक ने तीनों को शराब में जहर दिया? क्या तांत्रिक ने प्रसाद में तीनों को जहरीला पदार्थ खिलाया? क्या तांत्रिक ने गाड़ी में ही तंत्र मंत्र क्रिया की? क्या किसी प्रॉपर्टी डीलिंग के चक्कर में तीनों की हत्या की गई? या फिर दिल्ली के बुराड़ी कांड की तरह ये भी तंत्र मंत्र के चक्कर में हुई सामूहिक आत्महत्या है? गाड़ी के अंदर एक शराब की बोतल मिली, 3 गिलास मिले। ये यूज्ड गिलास है जिसका इस्तेमाल किया जा चुका था। पीछे बैठे हुए शिव नरेश और लक्ष्मी के कपड़ों पर उल्टी के स्वैब है, वो भी पुलिस को बरामद हुए। हालांकि फॉरेंसिक ने जब उस सफेद रंग की गाड़ी की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान किसी भी तरीके का पॉइजन गाड़ी में नहीं मिला, ना ही उसके सैंपल मिले। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बाबा ने क्या कुछ ऐसा दिया जिसके कारण से इन तीनों की मौत हुई। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार इन तीनों ने जहर क्यों लिया। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जहर खाने से इन तीनों की मौत हुई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। फिलहाल रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी की मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पता लगाया जा रहा है कि क्या तांत्रिक ने तीनों को धन वर्षा या फिर कारोबार में अचानक वृद्धि का झांसा देकर अपने जाल में तो नहीं फंसाया था, और क्या अनुष्ठान के बहाने तीनों से मोटी रकम भी वसूली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, आपने लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामले देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में इस जिहादी ब्रिगेड ने एक नई जिहाद को जन्म दे दिया है। आप उसे जानकर चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। सत्य विजय हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सत्य विजय, ये चौंकाने वाली खबर विस्तार से दर्शकों को बताइए। जी हाँ, ग्राउंड जीरो से आज हम बात करेंगे किन्नरों के इस्लामीकरण की, क्योंकि जो नया जिहाद का नाम मिला है उसका नाम है किन्नर जिहाद। और जिहादियों की चपेट में कैसे किन्नर इस्लामीकरण को कबूल कर रहे हैं, इसको लेकर किस तरह से विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे, कलेक्ट्रेट में आज विरोध प्रदर्शन भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिपब्लिक भारत से बातचीत में किन्नरों ने जो खुलासे किए वो काफ़ी सनसनीखेज हैं, क्योंकि किन्नरों ने बताया, और आप सोच भी नहीं सकते कि हम आपके घर से जो पैसा किन्नर लेके आते हैं उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में होता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर वो कौन जिहादी हैं जो किन्नरों का इस्लामीकरण भी कर रहे हैं और उनके पास जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में हो रहा है। इसी से जुड़ी हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखिए। तो वो मुसलमान है तो हमें भी मुसलमान बनाएंगी। हमारे साथ रहना है, धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा, नहीं तो गुंडों से पिटवाएंगे। तुम धर्म छोड़ो, हमारे धर्म में आए, मुसलमान करो, जबरदस्ती हमको टॉर्चर करती। देश में जिहाद की जड़ें हर चढ़ते दिन के बाद गहरी होती जा रही हैं। जिहाद अब सिर्फ हिंदुओं के इस्लामीकरण तक ही सीमित नहीं रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब किन्नर समुदाय भी जिहादी मानसिकता के टारगेट पर आ गया है।
मध्य प्रदेश के किन्नरों को जिहादियों ने टेरर फंडिंग और इस्लामीकरण की भट्टी में झोंक दिया है। भोपाल में कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे इन किन्नरों ने जिहादी मानसिकता को लेकर जो खुलासे किए हैं उसने देश को सन्न कर दिया। इतना परेशान हो चुके हैं कि हम लोग ने अभी तक ये चीज नहीं सोची थी कि हम गुरु के पास रहेंगे तो वो मुसलमान है तो हमें भी मुसलमान बनाएंगी। हमने उनको अभी तक एक ईश्वर नहीं मानते हम लोग, ऐसा हमने उनको एक ईश्वर माना हुआ था। हमारे साथ रहना धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा, नहीं तो गुंडों से पिटवाएंगे। को नवरात्रि में छुट्टी नहीं मिलती, मैं पूजा करती हूँ माता की। मैंने काफी बार बोला मुझे छुट्टी चाहिए नवरात्रि में, बोलते नहीं तुम धर्म छोड़ो, हमारे धर्म में आए, मुसलमान करो, जबरदस्ती हमको टॉर्चर करती। मध्य प्रदेश में किन्नर जिहाद ने पैर पसारे तो हड़कंप मच गया। कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे किन्नरों का आरोप है कि उन्हें जबरन इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, सनातनी किन्नर को जबरन मांस तक खिलाया जाता है। हर शहर के अंदर इस्लामिक जो किन्नर है, जिहादी किन्नर, वो गादी पे जाके जबरन गुंडागर्दी के साथ बैठ गए हैं और हिंदू किन्नरों को इनने जो है अपने अधीनस्थ करके, इनसे मंगवा करके, अपना जो है दौलत जमा करके ये मस्जिदों और मदरसों में लगा रहे हैं, विदेश फंडिंग कर रहे हैं। जिहादी गैंग ने किन्नर काजल ठाकुर का धर्म परिवर्तन कर उसे काजल से जावेद बना दिया। धर्म परिवर्तन के प्रोसेस के दौरान काजल को प्रताड़ित भी किया गया। मारना पीटना, नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, वो कलमा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये बोलो। तो कौन करवा रहा था ये? सब सुरैया नायक। किन्नरों का आरोप है कि उनकी गद्दियों पर ज्यादातर मुस्लिम बैठे हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ कर आए किन्नर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं आज कलेक्टर साहब के पास कि हमारे साथ इंसाफ हो। जो हमारे सुरैया हाजी है इसने बहुत ही अत्याचार किया है और अब हम इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। किन्नर जिहाद को लेकर हंगामा मचा तो विश्व हिंदू परिषद भी मैदान में उतर गया। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है हिंदुओं के धार्मिक कार्यों से किन्नर जो पैसे बटोर रहे हैं उसका इस्तेमाल मदरसे और गैर कानून कामों में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि राम मंदिर के समय बड़े बड़े किन्नरों ने लाखों लाखों रुपए राम मंदिर के लिए दिए। तो आज लेकिन जो षड्यंत्र चल रहा है, इंदौर में भी विषय हुआ, यहाँ पर भी जो विषय हुआ, उसके अंदर उन किन्नरों को धर्मांतरण किया जा रहा है और उनके पैसे का उपयोग कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग, आतंकवादी गतिविधियों में और मजहबी कट्टरता पैदा करने वाले लोगों के पास जाएगा। मध्य प्रदेश में 30,000 से ज्यादा किन्नर हैं। किन्नर अखाड़े का दावा है कि 90% किन्नरों का इस्लामीकरण हो चुका है। पुलिस प्रशासन फिलहाल मामले की जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जब पुलिस को एक चोर को पकड़ने में 46 साल लग जाए तो ये कहावत और मुहावरा बेमानी सा लगने लगता है। दरअसल ये खबर है मध्य प्रदेश की, जहां पर आज से 46 साल पहले एक चोर ने 100 रुपए का गेहूं चोरी किया था, लेकिन पुलिस को चोर को पकड़ने में 46 साल लग गए। आखिर कैसे पकड़ में आया चोर और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। कानून की नाक में 46 साल तक दम करने वाला ये 65 साल का सलीम है। मध्य प्रदेश के खरगोन में सलीम ने जो कारनामा किया उसे सुनकर हर कोई हैरान परेशान है और सोच रहा है क्या वाकई ऐसा संभव है। नाक में दम करने वाली इस कहानी की शुरुआत आज से 46 साल पहले यानी साल 1980 से होती है। सलीम की उम्र तब 20 साल थी। बलखड़ के एक खेत से 100 रुपए का गेहूं चोरी हो गया था। गेहूं चोरी का आरोप सलीम और उसके कुछ साथियों पर लगा। 100 रुपए के गेहूं की चोरी का केस दर्ज हुआ तो सलीम परिवार समेत गांव से फरार हो गए। इस बीच खरगोन की खलटाका पुलिस चौकी में कई इंचार्ज आए और चले गए, लेकिन 100 रुपए का गेहूं चोरी करने वाले सलीम को नहीं पकड़ पाए। गिरफ्तारी के प्रयास चलते रहे। सलीम कानून से भागता रहा और आखिरकार 46 साल बाद यानी फरवरी 2026 में खलटाका पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 1980 में फरारी के बाद सलीम धार जिले में जाकर बस गया था और वहीं पर किराने की दुकान चला रहा था। चौकी खलटाका में 45 साल पुराने एक केस में स्थायी वारंटी को पकड़ा है। ये 1980 का केस था। इसमें
आरोपी के द्वारा 100 रुपये का गेहूं चोरी किया गया था। साल 1980 में देश में गेहूं की कीमत 1.5 रुपए से 2.5 रुपए प्रति किलो के बीच थी। आज गेहूं की कीमत 30 से 40 रुपए किलो के बीच है। 100 रुपए गेहूं की मामूली चोरी के आरोपी सलीम ने 46 साल तक पुलिस को चकमा दिया, लेकिन कानून ने सलीम को पकड़ ही लिया। चोरी बेशक 100 रुपए की थी। सवाल यह है कि सलीम को अब कितनी सजा मिलेगी और 100 रुपए के बदले वसूली कितनी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अगली खबर में आपको बता दूं, कानपुर से खबर है। आपको याद होगा कि कानपुर के एक बैंक में एक लड़की जिसका नाम आस्था ठाकुर है और उसके जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल को लेकर लगातार एक वीडियो वायरल हो रही थी और उसके बाद उसी आस्था ठाकुर से हमारे संवाददाता ने आदर्श सिंह ने बात की है। दोनों पक्षों को समझने की कोशिश की है कि आखिर ये विवाद इतना ज्यादा किस आधार पर बढ़ा है। जरा सुनिए आप। हम आज आगे बढ़े, शाम के समय सब हम बैठे हुए थे। लोगों ने अचानक से उनके हस्बैंड ब्रांच में घुसाए। ब्रांच में घुसते ही उनके हस्बैंड ने आके पूछा सबसे पहले कि जाति क्या है, किस बात का अकड़ है, कौन अकड़ दिखा रहा है। आते ही मेरी डेस्क पे बोला कि तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा। उसके बाद महिला के सम्मान के नाते मुझे जो सही लगा उस समय एक्शन लेना मैंने लिया सर। देखिए, क्योंकि इस मामले को पूरा कई बार जातिगत रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपने एक शायद कुछ अपशब्द का भी इस्तेमाल किया था उस समय पे। आपने कहा था ठाकुर, लेकिन ठाकुर पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आपको लगता है कि सही हो रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव बन रहा है उसका एक पार्ट चलाया जा रहा है, एक ही वीडियो का एक हिस्सा चल रहा है। सर देखिए, आप 43 सेकंड की वीडियो से जज नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। उस 43 सेकंड की वीडियो जब स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति कुछ कहते कहते अचानक से रुक गया है। उसके बाद मेरा रिएक्शन है वो पोस्ट किया गया है। एक्शन किसी ने नोट किया कि वो रिएक्शन किस एक्शन में आया था। कोई व्यक्ति एक महिला के लिए आकर के अगर ये बोलेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, उसका क्या कथन होता है और उसका क्या अर्थ होता है, मुझे ये जानना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आप ये मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि आप जब जाति पूछ रहे हो तो मैं जाति ही बताऊंगी। सर, आपने मुझसे मेरा नाम पूछा होता तो मैं नाम बता रही होती, पर आपने मुझसे मेरी जाति पूछी है तो मैं जाति ही बताऊंगी। अगर लोगों के मैंने देखे उसमें कमेंट आ रहे हैं कि आपको बोलना चाहिए था जाति की जगह, आपको ये बोलना चाहिए था कि हिंदू हैं आप, सनातनी हैं। मैं हिंदू कहती तो आप धर्म की बात ले आते कि सामने हो सकता है कोई अपोजिट धर्म का बैठा हो। मैं अपने आप को इंडियन कह रही होती तो शायद आप ये ले आते कि देश विदेश की राजनीति का कुछ मामला है। तो आप मुद्दा कुछ भी बना सकते हैं, टूल देने की बात है बस। इसका जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। सामने भी जो है वो ब्राह्मण है और हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। आस्था को वहाँ पर उस चीज़ से इतना क्यों प्रॉब्लम हो, मुझे सीरियसली नहीं समझ में आया। उन्होंने इस बात को, ये चीज़ इतना बढ़ा दिया। पूरा दिन मेरे नंद वहाँ पे बैठी रही, पूरा दिन उनको टॉन्ट करती रही। ये मेरे लेवल के नहीं है, मैं अपने लेवल के लोगों से बात करती हूँ। कैसे कैसे लोग ब्रांच में आ जाते हैं, ब्रांच से इनको हटाओ। हालांकि ये कोई तरीका नहीं किसी की फैमिली से बात करना, और जब अगला आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब भी। फिर आपके हस्बैंड की एंट्री कहाँ से होती है? मैंने जब 3:30 बजे से ज़्यादा होने लगा टाइम तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने ये बात बोली कि यहाँ पे देर हो रही। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो यहाँ पर आकर के उन्होंने आस्था से नहीं, अपनी बहन से पूछा कि यहाँ पर क्या बात हुई है और अगर कोई दिक्कत है तुम्हारे साथ तो तुम 100 नंबर पुलिस को डायल करती। एक बार पुलिस आती, महिला पुलिस अपना देख लेती क्या है। दूसरी चीज, उन्होंने इसके बाद शिवम सिंह से पूछा कि भाई क्या बात हो गई थी यहाँ पर। इस बात पर शिवम सिंह कोई रिप्लाई करते इससे पहले ही आस्था मैडम आकर के बोल रही है, बोल मैंने बोला था तो क्या कर लेगा, मैं ठाकुर हूँ, तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी साले। ये सब कुछ सबके सामने है, मैं यही ठोक दूंगी, ठोक पीट के बराबर कर दूंगी। वो कैमरा के सामने मेरे हस्बैंड को और मुझे धमकी दे रही है इस चीज़ के लिए कि मतलब हम बाहर नहीं निकल सकते घर पे। मेरे हस्बैंड को मैं अपने घर में छुपा के रख लूँ, वो अगर बाहर निकलेंगे तो उनको ठोक दिया जाएगा। दर्शकों, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आज फिलहाल इतना ही। अनाया और सत्य विजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। कल फिर होगी इसी समय मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक आप लगातार खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH